सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं विश्व अध्ययन के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और जिसके बारे में हमने चर्चा की कि यह जो महाद्वीप है यह सबसे छोटा महाद्वीप है। हमने जो शुरुआत की है हमारे टॉपिक की जो महाद्वीपों का हम दर्शन कर रहे हैं उसमें हम सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत कर रहे हैं। तो यह जो महाद्वीप है इसकी खोज 1770 में की गई थी। 1770 में इसकी खोज जो है जेम्स कुक के द्वारा खोज की जाती है और उससे पहले जेम्स कुक जो है वो न्यूजीलैंड की खोज करते हैं 1769 को न्यूजीलैंड की खोज करते हैं। इस प्रकार से पता करते हैं, यहाँ पर मिलता है हमें कौन, ऑस्ट्रेलिया मिलता है। फिर हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये सबसे छोटा महाद्वीप है और अगर हम बात करें इसके देश की, जो ऑस्ट्रेलिया देश है इस महाद्वीप के अंदर टोटल 22 देश हमें मिलते हैं जिसका पूरा कुल मिलाकर के हम उसे ओशिनिया कहा जाता है। और ओशिनिया में से जो सबसे बड़ा देश कहलाएगा वो ऑस्ट्रेलिया कहलाएगा और सबसे छोटा जो देश है वो नौरू कहलाता है। यहाँ तक की बात हुई। उसके बाद हमने इसके बारे में देखा कि इसका जो भौतिक प्रदेश है, चलिए हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ देख पाएंगे इस क्षेत्र में आप कि जो हमें ग्रीन कलर का एक पोर्शन दिखाई दे रहा है यह यहाँ के मैदान है। जितना ग्रीन कलर होगा उतना ही वहाँ पे मैदान होगा। एटलस में जब भी आप देखते हैं तो इस प्रकार से देखा जाता है और जितना ये वाइट से डार्क ब्राउन में चला जाएगा, वाइट से धीरे धीरे डार्क ब्राउन में जा रहा है और एक जगह पे जाकर के बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऊंचाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस प्रकार से मानचित्र को देखा जाता है। फिर हमने देखा कि इसके यहाँ पर ये जो इसका क्षेत्र है पश्चिम वाला, ये पूरा लंबा जो क्षेत्र है यहाँ पर पर्वतमालाएं हैं, छोटी छोटी पर्वतमालाएं हैं। उस पर्वतमालाओं में से एक पर्वतमाला है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला में पहले तो उत्तर से वो संकरी आती है, उत्तर से तो ये मतलब कि पतली है और कम ऊंचाई वाली है। जैसे जैसे दक्षिण की ओर आते हैं, दक्षिण पूर्व की ओर आते हैं, उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। तो इस महाद्वीप की जो सबसे ऊंची हमें चोटी मिलेगी, सबसे ऊंची चोटी मिलेगी, उसका नाम है माउंट कोस्युस्की। माउंट कोस्युस्की इस महाद्वीप की सबसे बड़ी चोटी है। यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, देखो हम इसको मानचित्र को पहले बनाते हैं, इसे देखते हैं कि बनाना कैसे है। आप अपने पास रफली कैसे बनाएंगे इसको, तो इस प्रकार से हम इस मानचित्र को यहाँ पे बना रहे हैं। इसी प्रकार से बनाना है, ये बन गया। ये हमारे पास में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ चुका है। फिर हम देखें तो इसके बीच में से यहाँ से जो है मकर रेखा गुजरती है, तो मकर रेखा इस महाद्वीप को बीच में से काटती है। अब मकर रेखा जो है यहाँ से काट रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो महाद्वीप है ये किस गोलार्ध में मिलेगा आपको, ये दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगा। दक्षिणी गोलार्ध जो कि 0 डिग्री के नीचे है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है यह महाद्वीप। इस महाद्वीप में देश देख लिया हमने। फिर एक देश देखते हैं यहाँ पे तस्मानिया। ये तस्मानिया है। तस्मानिया जो है तस्मानिया, तो तस्मानिया और इस देश के बीच में, ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है बोस जल संधि। बोस जल संधि, बोस जल संधि इसका नाम है। इसके उत्तर में देखें तो यहाँ पर हमें टॉरस जल संधि मिलती है, टॉरस जल संधि। तो इसी प्रकार से बनाएंगे आप, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, रफली बनाया आपके लिए। तो इसलिए इसके ऊपर जो है वो कौन है, तो पापुआ न्यू गिनी है। इसके ऊपर है पापुआ न्यू गिनी जो कि इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा द्वीप है पापुआ न्यू गिनी। अब पापुआ न्यू गिनी जो है ये 2 भागों में बटा हुआ है। इसका जो पूर्वी हिस्सा है वो तो ऑस्ट्रेलिया के अंडर में आता है जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। और इसका जो पश्चिमी हिस्सा है जिसका नाम इरियन है, इरियन, तो यह इंडोनेशिया के अंडर में आता है। इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया एक देश हो गया जो कि एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, वो एशिया महाद्वीप का देश है। पापुआ न्यू गिनी ये ऑस्ट्रेलिया का देश है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है। और यही जो न्यू गिनी द्वीप है ये इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने यहाँ पर देखा कि इसके इस क्षेत्र में हमें कारपेंट्रिया की खाड़ी मिलेगी, कारपेंट्रिया,
की खाड़ी, यहाँ पे कारपेंट्रिया की खाड़ी है। इसी के साथ यहाँ पे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है आराफुरा सागर। आराफुरा सागर, आराफुरा सागर। आराफुरा सागर के किनारे पर ही हमें यहाँ पर एक इसका प्रसिद्ध नगर मिलता है। उस प्रसिद्ध नगर का नाम याद रखना, डार्विन। डार्विन जो है इसका प्रसिद्ध नगर है। इसके बाद में इस क्षेत्र में हमें मिलेगा तिमोर सागर। तिमोर सागर, यह है तिमोर सागर जो है ये हिंद महासागर का हिस्सा है। हिंद महासागर का हिस्सा है ये वाला। नीचे हमने देख लिया था कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट मिलता है। अब इसके बाद में देखिए कि यहाँ पर हम बात करते हैं तो इस मकर रेखा के उत्तर में तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और नीचे वाला जो क्षेत्र है ये उपोष्ण है। उपोष्ण जिसे हम शीतोष्ण भी कहते हैं। उपोष्ण, यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय। अब यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो पाए जाएंगे उसे डाउन्स कहा जाएगा। डाउन्स, डाउन्स कहेंगे यहाँ पे। और जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उसे सवाना कहा जाता है। सवाना, तो ये यहाँ पे कौन से है, सवाना घास के मैदान होंगे उत्तर में, और दक्षिण में उपोष्ण यानी कि शीतोष्ण घास के मैदान होंगे जिसे हम डाउन्स कहेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में हमें मरुस्थल मिलते हैं। एक हमारे पास में तनामी मरुस्थल है। तनामी मरुस्थल है। एक मरुस्थल हमारे पास में है सैम्पसन मरुस्थल है। और फिर हमारे पास में है सैंडी, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, सैंडी। गिब्सन मरुस्थल है, गिब्सन मरुस्थल। और विक्टोरिया मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। तो यहाँ पे 5 मरुस्थल हमें मिलते हैं। तो 5 मरुस्थलों को मिलाकर के हम इसे कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, यानी कि इसके पश्चिम में हमें क्या मिलेगा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट मिलेगा। यहाँ पर मैं एक बार फिर से यहाँ पे बना रहा हूँ इसको। अभी हमने जो देखा इसका भौतिकी बनावट थी। अभी हम देखते हैं इसका प्रादेशिक बनावट की बात करते हैं। प्रादेशिक, तो देखिए ज़रा इसके प्रादेशिक भाग देखें तो एक हमारे पास में पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है, एक हमारे पास में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, एक हमारे पास में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और इसका जो नाम है, जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है, इसमें हमें 3 प्रांत मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 6 प्रांत आपके सामने दिख रहे हैं। 6 प्रांत यानी कि 6 राज्य यहाँ पे दिख रहे हैं। इसमें हम देखते हैं तो इसका नाम है क्वींसलैंड। ये हमारे पास में है न्यू साउथ वेल्स। और इसका नाम है विक्टोरिया। ध्यान रहे विक्टोरिया प्रांत इस तरफ है, जबकि विक्टोरिया मरुस्थल जो है वो इस तरफ मिलेगा हमें। विक्टोरिया मरुस्थल इस साइड में है। और देखें आगे तो विक्टोरिया जो क्षेत्र है, विक्टोरिया प्रांत की बात करें तो विक्टोरिया से लेकर के ऊपर का ये जो सारा का सारा बेल्ट है, ये सारा बेल्ट ही खेती करने लायक है, कृषि करने योग्य है। और इसी क्षेत्र में ही जो है हमारे पास में भेड़ पालन किया जाता है। भेड़ पालन का क्षेत्र कहे तो ये 3 क्षेत्र है हमारे पास में। इस क्षेत्र में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि कृषि की जाती है, कृषि, भेड़ पालन किया जाता है, भेड़ पालन। और इसी क्षेत्र में हमें सर्वाधिक उद्योग मिलेंगे। सर्वाधिक उद्योग जो मिलेंगे हमें वो पूर्वी क्षेत्र में मिलेंगे, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया अगर हम देखें तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ और साउथ ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा जो है ये सारा का सारा कौन सा है, ये मरुस्थल है, ये मरुस्थलीय प्रदेश है। ओके, इसके बाद में इसके प्रमुख नगर देखने, देखिए प्रमुख नगर देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है नगर। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे है ब्रिस्बेन जो है ये क्वींसलैंड की राजधानी है, ब्रिस्बेन। फिर न्यू साउथ वेल्स की बात करते हैं। न्यू साउथ वेल्स तो यहाँ पे मिलेगी हमें सिडनी। और यहीं पर ही स्थित है इस महाद्वीप की यानी ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी, जिसका नाम है क्या, कैनबरा।
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? कैनबरा है। ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा। उसके बाद में देखते हैं, उसके बाद में यहाँ पर हमें और मिलेगा एक, यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है भी मेलबर्न। मेलबर्न, तो मेलबर्न जो है वो कहाँ पे है? विक्टोरिया की राजधानी होगी मेलबर्न। साउथ अमेरिका की बात करें, साउथ ऑस्ट्रेलिया की सॉरी बात करें, साउथ ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा साउथ ऑस्ट्रेलिया में, उसका नाम है एडिलेड, एडिलेड। और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे है पर्थ, यहाँ पे क्या है? पर्थ स्थान है। और उत्तर में यहाँ पे हम बात करते हैं तो इस तरफ हमें मिलता है डार्विन, डार्विन। ये इसके मुख्य शहर हैं, ये मुख्य शहर हैं। हालांकि इसकी राजधानी कैनबरा है, परंतु फिर भी सबसे बड़ा जो नगर है, सबसे बड़ा नगर सिडनी है, सबसे बड़ा नगर। तो सबसे बड़ा नगर जो हमारे पास में है वो कौन सा है? इसका सिडनी है। आगे बढ़ते हैं, तो कैनबरा राजधानी हुई किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। अब इसके बाद देखेंगे सिडनी से लेकर के पर्थ तक भी, सिडनी से पर्थ तक एक रेल मार्ग जाता है जिसे कहते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। यहाँ पर सर्वाधिक जो भी यातायात किया जाता है वो रेल मार्ग के थ्रू ही किया जाता है, और यही इसका सबसे लंबा रेल मार्ग है जिसे हम कहते हैं पार ऑस्ट्रेलियन, पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। ये जो पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है, इसकी जो लंबाई है ये 4000 किलोमीटर है, 4000 किलोमीटर है। ये कहाँ से शुरू होता है? यह पर्थ से शुरू होता है। पर्थ से लेकर के कहाँ तक जाएंगे? सिडनी तक जाएंगे। पर्थ से लेकर के सिडनी तक भी, पर्थ से सिडनी तक आएगा ये रेल मार्ग, जिसे पार ऑस्ट्रेलियन या फिर ट्रांस ऑस्ट्रेलियन कहा जाता है, जो कि सभी नगरों को जोड़ता हुआ चलता है आगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ की जो मुख्य सड़कें हैं, मुख्य सड़कें, जैसे हम मुख्य सड़कों को नेशनल हाईवे बोलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं भारत के अंदर, ऐसे यहाँ पर कॉमनवेल्थ महामार्ग कहा जाता है, कॉमनवेल्थ महामार्ग। इसे क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ महामार्ग कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें होगी हमारे पास में। और यहाँ पे हमने देख लिया कि क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया इसके प्रांत है। इसमें यदि हम बात करें कि जो हमारे पास में क्वींसलैंड है, तो इस ओर हमें गन्ना, तंबाकू और कपास, यहाँ पे हमें गन्ना, तंबाकू और कपास की कृषि मिलती है, जबकि न्यू साउथ वेल्स के अंदर हमें गेहूं की कृषि मिलती है, गेहूं की। तो ये क्षेत्र तो हो गया मैदानी, परंतु इस वाला जो क्षेत्र है ये सारा का सारा मरुस्थलीय है। और इसी के साथ आपने यहाँ पर भी देख लिया कि ये जो हमारे पास में इसके पूर्व में पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, यानी यहाँ पे पर्वतमाला है। तो पूर्व की ओर से जो बादल आते हैं, जो बरसात के बादल आते हैं, उनको ये पर्वतमाला रोक लेती है, जिसे हम कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला। पूर्व की ओर से आएंगे तो ये पर्वतमाला इनको रोक लेगी, यहाँ हवाएं ऐसे बहती हैं, ठीक है। और इस मकर रेखा के बाद में ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर हवाएं ऐसे बहती हैं, जिसे हम पछुआ पवनें कहते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जब इस ओर से बादल आएंगे तो इतने बड़े मरुस्थल के अंदर ही वो अपने आर्द्रता को समाप्त कर देंगे, आगे नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए ये जो बीच की भूमि है, ये जो बीच का क्षेत्र है हमारे पास में, इसे हम निम्न भूमि कहते हैं भी, इसे हम निम्न भूमि क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र में ही कृषि करने का हमारे पास में जो साधन रहेंगे वो नदियाँ रहेंगी। वो क्या रहेंगी? नदियाँ। ये आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है, आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है? यह निम्न भूमि है, निम्न भूमि है। ये जो जगह है ये निम्न है, और इतनी निम्न है कि यहाँ पर एक झील है, आयर झील। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जो झील है उसका नाम है आयर झील, आयर झील। अब ये आयर झील जो है ना, इसकी जो हम ऊंचाई की बात करें तो -12 मीटर है।
यानी कि समुंदर तल से, समुंदर तल जितना ऊंचा है उससे ये आयर झील ऊंची नहीं है, उससे ये नीचे है, 12 मीटर नीचे है ये वाली। यानी बाहर से ऊपर है ऑस्ट्रेलिया और अंदर से गहरा है। अब अंदर से गहरा है इसीलिए बाहर से कोई भी मानसून इसमें प्रवेश नहीं कर पाता। तो इसीलिए हम ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं, प्यासी भूमि का देश कहते हैं, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। फिर यहाँ प्यास कैसे बुझाई जाती है? तो एक तो है कि जिन पहाड़ों से टकरा कर के बादल बरसात करते हैं वहाँ से नदियाँ निकलेंगी। तो वो जो नदियाँ निकलेंगी उनमें नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए ज़रा, एक नदी है मर्रे और एक नदी है डार्लिंग। ठीक है, इसकी जो नदियाँ है वो है मर्रे डार्लिंग। ठीक है, ध्यान रखना भी, मर्रे डार्लिंग, मर्रे डार्लिंग ये नदियाँ हैं। ये नदी है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे डार्लिंग। फिर यहाँ पे देखते हैं कि इस साइड में हमें डार्लिंग पर्वत, डार्लिंग नाम से हमें पर्वत मिलता है, पर्वत श्रेणी। डार्लिंग नाम से हमें क्या मिलती है? यहाँ पे पर्वत श्रेणी मिलती है। अब यहाँ दो बातें होगी आपके ध्यान रखने वाली कि डार्लिंग पर्वत इस तरफ है जबकि नदी इस तरफ है, विक्टोरिया मरुस्थल इस तरफ है जबकि विक्टोरिया प्रांत पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ तक की बात हुई हमारे पास में। और बाकी जो नदियाँ यहाँ से आती हैं वो सारी की सारी इस आयर झील में अपना जल गिराती हैं। जो इस क्षेत्र से, ये पठारी क्षेत्र भी है और उस पठार के ऊपर बरसात नहीं होने की वजह से वो मरुस्थल में कन्वर्ट हो गया। तो पठारों से जो नदियाँ आती हैं वही नदियाँ भी अपना जल आयर झील में गिराती हैं। बस यही नदियाँ बाहर जा पाती हैं। इसमें ये जो नदियाँ जाती हैं ये किस क्षेत्र में जाकर के गिरेंगी? तो नीचे वाला जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट की खाड़ी है, ये वाली खाड़ी है यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन की। इसके बाद में देखिए जरा, और ये जो नदियाँ अपना जल गिराती हैं वो जल कहाँ पे गिराती हैं? तो वो है स्पेंसर की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी में अपना जल गिराती है, खाड़ी में, स्पेंसर की खाड़ी। ओके, यहाँ तक की बात हुई, हमने इनके बारे में देखा। अब फिर इसका मतलब कि कृषि तो यहाँ पर ही होती है। अब कृषि योग्य जो भूमि है इसकी, कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य जो भूमि है वह केवल 4% ही है, 4% ही इसकी जो भूमि है वो कृषि योग्य है। फिर भी यह देश कृषि प्रधान देश कहलाता है, कृषि प्रधान देश कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसकी सारी आजीविका कृषि के क्षेत्रों से ही चलती है। इसी में ही एक जुड़ा हुआ है वो है भेड़ पालन भी, भेड़ पालन का कार्य भी जुड़ा हुआ है। तो विश्व की 1/3 भेड़ें जो है उनका पालन करता है। अभी 1/3 भेड़ों का पालन जो है अकेले ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। और इन भेड़ों से क्या मिलेगा? ऊन प्राप्त होती है, ऊन। और ऊन के लिए सर्वाधिक ऊन जो देने वाली भेड़ होती है उसका नाम है मेरिनो भेड़। मेरिनो नस्ल होती है ना, जो मेरिनो नस्ल जो है उस भेड़ से ऊन प्राप्त किया जाता है सर्वाधिक। तो ऊन के उत्पादन में इसका जो विश्व में पहला स्थान है, अभी विश्व में ऊन उत्पादन में पहला स्थान है, भेड़ पालन में पहला स्थान है। लगभग 1/3 ऊन का उत्पादन करता है और 1/3 भेड़ों का पालन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में जो आता है नेक्स्ट हम देखिए, तो फिर ये पठारी जो क्षेत्र है ये किस काम आएगा? तो पठारी क्षेत्र से हमें खनिज प्राप्त होंगे। पठारी क्षेत्र से क्या मिलेंगे? भी खनिज। पठारी क्षेत्र ये खनिजों से भरपूर है, खनिजों से भरपूर क्षेत्र है, खनिज भंडार है यहाँ पे। और यहाँ पर मुख्य सोने की खाने हैं, यहाँ पे 2 मुख्य सोने की खाने हैं जिसका नाम है कालगुरली और कुलगार्डी, जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। कालगुरली और कुलगार्डी के बारे में हमने देख लिया था। ठीक है, कालगुरली और कुलगार्डी हमने देखा, ये हमारे पास में हो गया था। लगभग हमने बातें इसकी कंप्लीट की हैं। अभी देखिए इसके आसपास इसकी जो उपनाम होंगे उनके बारे में देख लेते हैं। वैसे तो इसको कह दिया प्यासी भूमि का देश है, इसी के साथ इसे कंगारू का देश कहा जाता है। कंगारू का देश, कंगारू का देश है ये। और यहाँ पे कंगारू इसका जो है वो राष्ट्रीय पशु कौन है? कंगारू है। फिर इसके बाद में अगर देखें तो यहाँ पर एक तो लायर बर्ड है, लायर बर्ड नाम से, लायर बर्ड,
एक विचित्र बर्ड है भी लायर बर्ड, और एक का नाम है कोकाबर्रा। कोकाबर्रा लायर बर्ड जो है ना, ये नकलची है भी, नकलची, ये नकल करता है। जंगल के अंदर कोई भी आवाज़ आती है तो फिर ये उसकी नकल करके ये भी उसी आवाज़ में ही रिपीट करता है आगे से। और कोकाबर्रा जो है ये लाफिंग जैकास है। लाफिंग मतलब हंसना, ये हंसी वाला जानवर है भी। इसकी लाफिंग जो है ना, इसकी जो हंसी है ना, वो जक्कास है भी, जक्कास, लाफिंग जैकास इसे कहा जाता है। इसकी यदि आप तस्वीर देखोगे, फोटो इमेज सर्च करके देखना, तो आपको ये चुप बैठा है ना तो भी आपको लगेगा कि ये हंस रहा है, यानी इसमें इसके चेहरे पे क्या है, स्माइल रहती है। तो ये कोकाबर्रा है। इसके अलावा एक यहाँ पे विचित्र जीव और भी है जिसका नाम है प्लेटिपस। अब ये प्लेटिपस जो है ना, ये दौड़ता है, इसके 4 पैर है। अब कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, 4 पैर है, दौड़ता है, तो आपको लगेगा कि एक पशु की बात हम कर रहे हैं, एक जानवर की बात कर रहे हैं, है ना, परंतु यह अंडे देता है भाई, अंडे देता है। तो इसका मतलब इसमें पशु और पक्षी दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। और यह समुद्र में तैर भी सकता है, यह तैरता भी है। ठीक है, सीधा लिख लेते हैं अपने यहाँ पे, तैरता है, स्थल पर दौड़ता है, 4 पैर है इसके, और अंडे देता है, और ये तैरता भी है। तो इस प्रकार से यह एक विचित्र जीव बनता है। आप इसको भी सर्च करके देखना, प्लेटिपस के नाम से ये हो गया हमारे पास में। ये कुछ इसके जीव है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो तस्मानिया, उसके बाद में आता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है वह भी इसका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की चर्चा हम यहाँ पे कर लेते हैं। न्यूजीलैंड की जो खोज की गई है वो किसके द्वारा की गई थी, वही जेम्स कुक के द्वारा की गई थी भी, जेम्स कुक के द्वारा इसकी खोज की गई थी, जेम्स कुक। और कब की थी न्यूजीलैंड की खोज, 1769 के अंदर, 1769 में जेम्स कुक आया था यहाँ पे। और ये जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड इसे दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं, दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, दक्षिण का ब्रिटेन। पहला बात इसकी ये ध्यान रखना। फिर ये न्यूजीलैंड उत्तरी और दक्षिणी 2 द्वीपों में बटा हुआ है। एक उत्तरी द्वीप है इसका, और एक इसका दक्षिणी द्वीप है, उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के दोनों के बीच में जो जल संधि है, उसका जल संधि का नाम है कुक जल संधि है, इसके दोनों द्वीपों के बीच में। फिर इस पर एक पर्वतमाला है जिसका नाम है आल्प्स पर्वत, तो इसको कहते हैं दक्षिणी आल्प्स, क्योंकि उत्तरी आल्प्स कहाँ पे है, इटली के अंदर। इटली में पर्वतमाला जो है वो आल्प्स पर्वतमाला है, तो यहाँ पर जो पर्वतमाला है इसे दक्षिणी आल्प्स कहा जाता है। फिर ब्रिटेन कहाँ पर है, यूरोप के अंदर है, ब्रिटेन है, तो वो ब्रिटेन भी एक द्वीप के रूप में है, न्यूजीलैंड भी एक द्वीप के रूप में है, तो यह क्या कहलाता है, दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है। फिर इसकी जो राजधानी है उसका नाम है वेलिंगटन, इसकी राजधानी जो है, राजधानी वेलिंगटन है, वेलिंगटन राजधानी है। वेलिंगटन जो है यह पृथ्वी की यानी विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी मानी जाती है, दक्षिणतम राजधानी कही जाती है। अभी विश्व की दक्षिणतम राजधानी कौन सी है, तो वो वेलिंगटन है जो न्यूजीलैंड की है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यह जो न्यूजीलैंड है यह ऑस्ट्रेलिया से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, 2000 किलोमीटर दूर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया से दूर स्थित है 2000 किलोमीटर। चलिए इसके बाद में देखते हैं तो इस दक्षिण आल्प्स की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट कुक जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और उसकी ऊंचाई की बात करें तो 1754 मीटर उसकी ऊंचाई है, 1754 उसकी ऊंचाई है, और ये 1769 में आया था, 1769 के अंदर इसने खोज की थी। ठीक है, इस प्रकार से इसके फैक्ट जो है जुड़ते हैं। न्यूजीलैंड की बात करें तो जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कीवी है, कीवी।
कीवी। अब कीवी के नाम से ये मत समझना कि कीवी फ्रूट की बात कर रहे हैं। कीवी नाम से अपने यहाँ पे फ्रूट है, परंतु वहाँ पे पक्षी है। कीवी पक्षी जो है, कीवी पक्षी, तो यह न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। अब ये जो न्यूजीलैंड है, ये जिस स्थान पर स्थित है उस स्थान का नाम है जीलैंड। उस स्थान का नाम है जीलैंड। जीलैंड जीलैंड जो है ये गोंडवाना लैंड से अलग हुई एक ऐसी प्लेट है जिसका 95% भाग जो है वो समुद्र में डूबा हुआ है। सिर्फ 5% भाग ही न्यूजीलैंड के रूप में बाहर दिखाई देता है। यानी अपन यूं कहें कि अगर थोड़े समय बाद में अगर जल स्तर नीचे चला जाता है या फिर नीचे भूगर्भिक कोई घटना होती है तो हमारे विश्व का जो 8वां महाद्वीप होगा उसका नाम क्या है? 8वां महाद्वीप। तो ध्यान रखना, विश्व के 8वें महाद्वीप के रूप में जीलैंड जो है वो सामने आ रहा है। जीलैंड, जीलैंड, ठीक है। और उसी में से एक है न्यूजीलैंड। जब ये 8वां महाद्वीप बाहर निकलेगा उस समय न्यूजीलैंड एक पर्वतमाला के रूप में बाहर होगा, क्योंकि ये उसकी एक पर्वतमाला ही है। न्यूजीलैंड, जो भी द्वीप होते हैं ना, द्वीप वो किसी ना किसी पर तो टिके होते हैं नीचे। अब जिस पर ये द्वीप टिका हुआ है इतना लंबा, जब वो स्थल भाग ऊपर उठेगा तो फिर ये जो ऊपर स्थल भाग था जो न्यूजीलैंड है वो एक पर्वतमाला के रूप में दिखाई देगा। इसके बाद में देखिए तो यहाँ की जो मुख्य मूल जनजाति है, जो मूल लोग हैं यहाँ के, उसे मेओरी कहा जाता है। मेओरी, मेओरी। तो वह यहाँ के मूल जो लोग हैं, मूल निवासी क्या कहलाते हैं? मूल निवासी। जैसे अमेरिका में मूल निवासियों को रेड इंडियंस कहा जाता है, रेड इंडियन। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? मूल इसके निवासी जो है वो मेओरी कहलाते हैं। तो लगभग हमारे पास में इसके बारे में कंप्लीट हुआ। सबसे छोटे देश की बात हमने कर ली थी कि सबसे छोटा देश जो है वो नोरू है। सबसे छोटा देश नोरू है। इसके अलावा हमने देखा कि यह जो ओशेनिया महाद्वीप है यह पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलोनेशिया से मिलकर के बना है। एक आता है हमारे पास में मेलानेशिया, मेलानेशिया। एक आता है माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया। और एक आता है पोलिनेशिया, पोलिनेशिया। तो ये बड़े बड़े जो है हमारे पास में इसमें देश आते हैं। इन देशों के अंदर यानी कि मेलानेशिया में कुछ देश मेलानेशिया में आते हैं, कुछ देश माइक्रोनेशिया में आते हैं और कुछ देश पोलिनेशिया में आते हैं। और माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन सबको मिलाकर के हम कहते हैं ओशिनिया महाद्वीप, यानी ओशेनिया। आज हमने जो बात खत्म की है वो किसकी है? ओशेनिया महाद्वीप के बारे में, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। और इस छोटे महाद्वीप में हमने देखा सबसे पहले यहीं से शुरुआत की है और इसके बाद हम बड़े महाद्वीपों की ओर चलेंगे और अंत में हम एशिया महाद्वीप की चर्चा करने के बाद हमारी जो आगे की कार्रवाई है उसको शुरू करेंगे। ये जो महाद्वीपों का जो सीजन हमारा चल रहा है ये सभी के लिए भी, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आरएस में काम लेना है किसी को फर्स्ट ग्रेड में पढ़ना है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी इसको पढ़ सकता है और आप भी इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, तो ये हुई बात हमारे पास में इतनी इस महाद्वीप के बारे में, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर अगले महाद्वीप के साथ में। और अगला महाद्वीप जो हमारा रहने वाला है वो यूरोप को हम उठाएंगे, यूरोप महाद्वीप को उठाएंगे। ठीक है, ओके।